राज्यसभा के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राज्यसभा के विशेषाधिकारों की, उसकी अनन्य शक्तियों की, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा के विशेषाधिकार या इसको अनन्य शक्तियां भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव पावर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो अधिकार है, ये वो शक्तियां हैं जो केवल राज्यसभा को ही मिली हुई है। तो फिर दूसरा और कौन है? इसकी प्रतिद्वंदी संस्था एक और है ना, लोकसभा। तो लोकसभा को ये अधिकार नहीं मिले हुए हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो केवल राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती। समझे? ये क्या कहलाते हैं? ये अधिकार कहलाते हैं विशेषाधिकार। भाई जैसे हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो पावर है लोकसभा को भी है, राज्यसभा को भी है। अकेली राज्यसभा ही थोड़ी बना सकती राष्ट्रपति को, या अकेली लोकसभा ही थोड़ी बना सकती है। इसी प्रकार जैसे संविधान में संशोधन करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करते हैं, दोनों ही सदनों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब जाकर संशोधन होगा। यानी अकेली को नहीं है, न तो अकेली लोकसभा को और नहीं अकेली राज्यसभा को है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल राज्यसभा को ही है, उन्हीं की चर्चा इसमें करेंगे। वो कहलाते हैं राज्यसभा के विशेषाधिकार। तो नंबर 1 पर आता है अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 भारतीय संविधान का राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को देना, अनुच्छेद 249 राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को देना। अब ये क्या है? ये हमने पिछले वीडियो में विस्तार से आपको बता दिया है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कितना बहुमत चाहिए, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको इसके बारे में देखना है कि ये क्या काम होता है, ये विशेषाधिकार क्या है, तो ये आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 312 दूसरा विशेषाधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए, नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना। नई अखिल भारतीय सेवा। अब ये अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, इसको समझने के लिए चलो इधर आए आप। देखो, एक सर्विस है उपखंड अधिकारी। राजस्थान में है ना, आप जहां भी रहते हैं कोई न कोई उपखंड अधिकारी होगा आपके वहां। उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ, एसडीएम भी कहते हैं इसको। एक तो ये होता है, जैसे एक होता है पोस्ट मास्टर। ये जो डाक खाने होते हैं उनमें बैठते हैं ये पोस्ट मास्टर। एक होता है कलेक्टर, जिला कलेक्टर। या इसकी सेवा का नाम ये है
IAS, IAS। ये जो सेवा है इसको कहते हैं राज्य सेवा। उपखंड अधिकारी की सर्विस का क्या नाम है? राज्य सेवा। इसका नाम है केंद्रीय सेवा। और ये जो IAS है इसकी सेवा का नाम क्या है? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। मैंने यहां पर तीन सेवाओं के नाम लिखे हैं। एक उपखंड अधिकारी जो राजस्थान में हर उपखंड में होता है, जिले कई उपखंडों में बटे होते हैं और प्रत्येक उपखंड का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो उपखंड अधिकारी होता है। इसकी भर्ती होती है RAS परीक्षा के तहत, जिसे कहते हैं, इसको RAS भी कहते हैं। यहाँ राजस्थान में अलग अलग स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य सेवा, या राजस्थान मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, गुजरात प्रशासनिक सेवा, तो वो ऐसे राजस्थान में इसको RAS कहते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या राजस्थान प्रशासनिक सेवा। तो इसका जो अधिकारी होता है वो जिलों के जो उपखंड होते हैं उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसका इंचार्ज होता है, ये मानो, है ना। अब क्या होता है कि ये इसके राज्य सेवा यानी राज्य सरकार के अधीन होते हैं। ये केंद्रीय सेवा होती, पोस्ट मास्टर मतलब डाकखाने जो होते हैं उनमें बैठते हैं, पोस्ट ऑफिस में। अखिल भारतीय सेवा में IAS आते हैं, जो आप देख सकते हैं कलेक्टर। अब इसके एक एक पे आते जाओ। जैसे भर्ती, तो उपखंड अधिकारी की भर्ती कौन करता है? राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकार करेगी ना। केंद्रीय सेवा, इसकी पोस्ट मास्टर, चूंकि जिस डाकखाने में ये पोस्टेड होता है वो डाकखाना किसके अंडर में है? केंद्र सरकार, भारत सरकार, संघ सरकार। तो इसकी भर्ती कौन करेगी? केंद्र सरकार या संघ सरकार या भारत सरकार। इधर चलेंगे अखिल भारतीय सेवा, इसकी भर्ती कौन करती है? केंद्र सरकार। समझ गए? केंद्र सरकार करती है। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, उपखंड अधिकारी को ट्रेनिंग कौन देती है? राजस्थान सरकार देती है ना, जयपुर में होती है ना, है हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जहां ट्रेनिंग होती है इनकी RAS की। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है RAS में तो आपको वहां बुलाया जाएगा, वहां ट्रेनिंग होगी आपकी। तो राज्य सरकार देती है इनका प्रशिक्षण। इनको प्रशिक्षण कौन देती है? राज्य सरकार। इनको प्रशिक्षण देगी केंद्र सरकार, इनको प्रशिक्षण देगी केंद्र सरकार। समझिए? अब यहां है निलंबन, जिसे सेवा शर्तें हैं। अब सेवा शर्तें राज्य सरकारें, या यूं माने कि राज्यों के विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। राजस्थान की बात कर रहे हैं ना, तो राजस्थान की विधानसभा हो गई यहाँ, तो ये अपने लिख दिया विधानमंडल। राजस्थान में विधानमंडल एक सदनीय है, तो केवल विधानसभा ही है। एक है केंद्रीय सेवा, अब इनकी सेवा शर्तें संसद निर्धारित करती है। इनकी अखिल भारतीय सेवा की, इनकी भी संसद निर्धारित करती है। स्थानांतरण, स्थानांतरण इनका राज्य सरकार। SDO का ट्रांसफर कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। पोस्ट मास्टर है, इसका केंद्र सरकार, और इसका ट्रांसफर दोनों ही, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही। अभी बताते हैं कैसे करती है। निलंबन कौन करेगी? राज्य सरकार। निलंबित करना उसको, इसको केंद्र सरकार करेगी। इनको केवल केंद्र सरकार करती है। इनमें अभी बताते हैं, इसमें थोड़ा सा नियम ये है, दोनों। और बर्खास्त, बर्खास्त इनको राज्य सरकार, इनको केंद्र सरकार, इनको केंद्र सरकार। अब इसको समझना आप। उपखंड अधिकारी SDO, SDM अक्सर अपने काम पढ़ते भी रहते हैं इन ऑफिसों से, तो आप जाते भी हैं इनमें।
और आप जानते होंगे कि आरएएस अधिकारी होते हैं जो उपखंड अधिकारी बनाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि आरएएस की भर्ती कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग कर रहा है ना। लोक सेवा आयोग किसके अधीन है? राजस्थान सरकार के अधीन। तो भर्ती कौन करती है इनकी? राज्य सरकार करती है। अब इनको प्रशिक्षण देना है, प्रशिक्षण भी राजस्थान सरकार देगी। राजस्थान सरकार का हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान देता है इनको ट्रेनिंग। सेवा शर्तें, अब सेवा शर्तें का मतलब ये है कि भाई इनको वेतन कितना मिलेगा, प्रमोशन कब कब होगा, 9 साल में होगा, 20 साल में होगा, 15 साल में होगा, प्रमोशन के बाद क्या क्या पोस्ट मिलेगी, सैलरी क्या होगी इनकी, भत्ते क्या होंगे, आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सारी सेवा शर्तों के अंतर्गत आता है। तो ये क्या होता है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? राज्य का विधानमंडल। अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा की बात करें तो राजस्थान विधानसभा तय करेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल तय करेगा। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का विधानमंडल तय करेगा। समझ गए? स्थानांतरण, एक एसडीओ को मान लो एसडीओ लगा हुआ है माउंट आबू, अब वो एसडीओ को उसका स्थानांतरण करना है कि उसको उठाकर माउंट आबू से उठाकर लगा दिया किशनगढ़, हैं, बीकानेर लगा दिया, या ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बदली करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एसडीओ की, वो काम कौन करती है? राजस्थान सरकार ही तो करती है। लिस्ट कहां से आती है? ट्रांसफर की अखबार में पढ़ते हैं ना, क्या लिखा हुआ रहता है? राजस्थान सरकार ने देर रात 120 उपखंड अधिकारियों के स्थानांतरण किए। कभी ये लिखा था कि केंद्र सरकार ने 120 उपखंड अधिकारियों के स्थानांतरण किए? नहीं आता। क्या लिखा आएगा? राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में होते हैं ये, इनका ट्रांसफर करने का पावर राज्य सरकार को होता है। निलंबन, अब मान लो किसी एसडीओ को निलंबित करना है, अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कोरोना के दौरान ही हुआ होगा मामला, ये उससे पहले की बात है। तो क्या हुआ कि किशनगढ़ के एसडीओ को भी, अजमेर जिले में किशनगढ़ उपखंड है, वहां के एसडीएम को निलंबित किया गया था। आरएस था वो, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी वो एसडीओ, और उसको निलंबित किया था। तो आपको मालूम होगा निलंबित किसने किया? राजस्थान सरकार ने। ऑर्डर कहां से आया? राजस्थान सरकार के वहां कार्मिक विभाग से, जो कि राजस्थान सरकार के अंडर में कार्मिक विभाग, राज्य का कार्मिक विभाग, जयपुर से आया था ना ऑर्डर। तो सस्पेंड कौन करता है? निलंबन। अच्छा, निलंबन का मतलब क्या होता है? निलंबन और बर्खास्त दो शब्द है। निलंबन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए सरकारी कामकाज करने से रोकना, और इस दौरान उसको आधा वेतन दिया जाता है 6 महीने तक। 6 महीने से ज्यादा समय तक उसको रोका जाता है काम करने से, तो फिर उसको 75% वेतन दिया जाता है। ये नियम है। काम करने से इसलिए रोका जाता है कि जो काम, अगर उसको काम करने का पावर दे दिया जाए तो वो क्या है, उस काम को बिगाड़ सकता है, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, पद का दुरुपयोग हो सकता है, वो नाजायज फायदा उठा सकता है, या नाजायज फायदा अपने मिलने वालों को या दूसरों को दे सकता है। तो उसको रोक दिया जाता है कि यदि आप चुपचाप ऑफिस में बैठे रहो, आपको पेन नहीं खोलना है, केवल आपको साइन करने हैं। रोज जाना तो होता है ऑफिस में, ऑफिस में रोज जाएगा वो, लेकिन वह काम नहीं करेगा। काम करने वाला अधिकारी दूसरा होगा उसकी जगह, वो सिर्फ साइड में कुर्सी लगाई बैठा रहेगा। इसे कहते हैं निलंबित करना या सस्पेंड करना, सस्पेंशन, निलंबन। तो निलंबित करना किसी अधिकारी ने, मैंने बताया कि किशनगढ़ के एसडीओ को निलंबित किया गया, तो राजस्थान सरकार ने किया। बर्खास्त करना, बर्खास्त का मतलब होता है बिल्कुल ही नौकरी से हटा देना, घर भेज देना हमेशा के लिए। निलंबन बर्खास्त की नहीं होती, 7-6 महीने के लिए उसको रोक देते हैं काम करने से। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए 60 साल की उम्र होने तक ही रोक दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। निलंबन कुछ समय के लिए होता है, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 2 दिन भी रोक सकते हैं, 5 दिन भी रोक सकते हैं। वो सरकार पे डिपेंड करता है, उसने जो गलती की वो कितनी गंभीर है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक होता है बर्खास्त, यानी नौकरी से हटा देना। तो नौकरी से हटाते हैं ना, जिसे आनंदपाल प्रकरण में जिस पुलिस के सिपाही पर आनंदपाल को छोड़ने का आरोप लगाया था कि आप वहां लेके जा रहे थे उसको पेशी पर कोर्ट में जेल से, और आपकी जिम्मेदारी थी कि वो भागे नहीं, आपने जानबूझकर उसको इतनी छूट दी कि वो भाग गया। आनंदपाल फरार हो गया ना पेशी पे जाते हुए रास्ते में। तो उस सिपाही को जो बर्खास्त किया किसने किया? राजस्थान सरकार ने। बिल्कुल ही घर बिठा दी कि जाओ आप, घर जाओ आप यहाँ से, अब आपकी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल उसको घर बैठा देते हैं, उससे कहते हैं, यानी नौकरी छीन ली जाती है, उसको कहते हैं बर्खास्त की। तो बर्खास्त भी कौन करती है? आनंदपाल को जो जिस सिपाही ने भगाया उसको बर्खास्त किसने किया? राजस्थान सरकार ने। कहीं सुना है केंद्र सरकार ने किया या अमित शाह के वहां से आया गृह मंत्रालय से ऑर्डर? नहीं, राजस्थान सरकार ने किया। ये तो बात हो गई राज्य सेवा की।
समझे? तो उपखंड अधिकारी को भी बर्खास्त करना तो कौन करेगी? राजस्थान सरकार करेगी। निलंबित करना राजस्थान सरकार करेगी। अब आओ पोस्ट मास्टर पे। पोस्ट मास्टर की भर्ती चूंकि केंद्र सरकार के अधीन होता है, पोस्ट ऑफिस, डाक विभाग, बीएसएनएल, रेलवे, ये सब किसके अधीन है? केंद्र सरकार का ऑफिस है। तो अब पोस्ट मास्टर होता है डाक खाने में, और डाक खाना है केंद्र सरकार के अंडर में, तो भर्ती भी केंद्र सरकार ही करती है। समझ गए? प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी उनको केंद्र सरकार ही देती है, और उनको उनकी सेवा की शर्तें क्या होती है? इसमें नियम संसद द्वारा बनाए जाते हैं कि इनको वेतन इतना मिलेगा, इनका प्रमोशन का ये होगा, नियम रिटायरमेंट की आयु ये होगी, है स्थानांतरण के नियम ये होंगे, तो ये बनाती है। अच्छा, स्थानांतरण कौन करता है? केंद्र सरकार करेगी। मान लो जयपुर के जो जीपीओ है, जनरल पोस्ट ऑफिस है वहां का, वहां से हटाकर पोस्ट मास्टर को अजमेर के जीपीओ में लगाना है, वहां के मुख्य डाकघर में लगाना है, तो कौन लगाएगी? केंद्र सरकार के यहां से आएगा ऑर्डर, दिल्ली। समझ गए? केंद्र सरकार के जो अधिकारी वो हटाएंगे उसको, ऐसा नहीं राजस्थान सरकार के अधिकारी हटा देंगे, राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं इससे। समझ गए? और पोस्ट मास्टर का एक ही है कि जैसे उसको निलंबित करना है, तो निलंबित करने का पावर भी केंद्र सरकार के पास है, दिल्ली संघ सरकार। उसको बर्खास्त करना है बिल्कुल ही, तो वो भी पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो इस पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट है उसके मामले में जो ये इस तरह के जो विशेषताएं हैं उनका संबंध किससे है? केंद्र सरकार से। इसलिए इसको कहते हैं केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल सर्विस। क्योंकि इस सर्विस का एक तरह से मानो कि इस सर्विस को पैदा किसने किया, बनाया किसने? केंद्र सरकार ने। और इसकी देख रेख, स्थानांतरण, वेतन वगैरह, वेतन भी कौन देता है? इनको वेतन देती है राज्य सरकार। उपखंड अधिकारी को वेतन तनख्वाह कहां से मिलती है? राजस्थान सरकार से। इनको वेतन मिलेगा केंद्र सरकार से। समझ गए? केंद्र सरकार से मिलेगा। अब एक बात बता देते हैं कि ये जो पोस्ट मास्टर की सेवा हुई इसको कहेंगे केंद्रीय सेवा, और उपखंड अधिकारी की सेवा को कहते हैं राज्य सेवा। अब एक यहाँ है कि कभी भी ऐसा नहीं कि उपखंड अधिकारी को यहाँ डाकघर में लगाते हैं, केंद्र सरकार के किसी ऑफिस में लगा दें कि भाई चलो आप है ना जयपुर के एसडीओ नहीं हो और कल से आप जयपुर के जीपीओ के पोस्ट मास्टर हो, या आप रेलवे में अधिकारी हो कल से, जयपुर का जो रेलवे स्टेशन है वहां के इंचार्ज हो। ऐसा नहीं किसी आरएस को वहां लगा दे, या बीएसएनएल के ऑफिस में लगा देगा आप यहाँ से बीएसएनएल के मुख्य, आप यहाँ के मैनेजर हो बीएसएनएल के, जो बीएसएनएल का ऑफिस है अजमेर में उसके आप मैनेजर हो। ऐसे नहीं बना सकते आरएस को। आरएस को केंद्र सरकार के ऑफिस में पदस्थापित नहीं कर सकते। वो तो केंद्र सरकार के ऑफिस है ना सारे। रेलवे, कौन कौन से नाम बोले मैंने? रेलवे, बीएसएनएल, डाक विभाग है, बैंक है, बैंक भी केंद्र सरकार के अधीन ही है, बीमा है, ये सारे केंद्र सरकार के, तो वहां नहीं लगाएंगे इनको। आयकर विभाग है, एक्साइज जो आयकर विभाग होता है ना, इनकम टैक्स विभाग, कस्टम विभाग है, सीमा शुल्क विभाग जो होता है, तो उनमें इनको नहीं लगा सकते। समझ गए? और इनको भी, ये तो बात बन गई उपखंड अधिकारी के बारे में। एक पोस्ट मास्टर जो होता है इसको भी राजस्थान सरकार के ऑफिस में नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि पोस्ट मास्टर को उठाकर तहसीलदार बना दिया है या बीडीओ बना दिया कि आप विकास अधिकारी को बांट मेरे के हाथ से, समझे? या ऐसा नहीं कि इनको जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया पोस्ट मास्टर को, या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बना दिया, या महिला और बाल विकास अधिकारी बना दिया। इसको पोस्ट मास्टर को कभी भी, क्योंकि ये सभी विभाग कौन से, जैसे बीडीओ का नाम लिया मैंने, तो पंचायत राज विभाग है। पंचायत राज किसके अंडर में है? राजस्थान सरकार यानी राज्य सरकार के अंडर में है। हमने नाम लिया एक तहसीलदार का, राजस्व विभाग, तो तहसीलदार की जो सेवा है वो किसके अंडर में है? राज्य सरकार के अधीन है, राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग में, यानी राज्य विभाग का मतलब जो तहसीलदार की पोस्ट है वो राज्य सरकार के अधीन होती है, तो उस पर इसको नहीं लगा सकते। समझ गए? इसको केवल केंद्र सरकार के ऑफिस में ही लगा सकते हैं पोस्ट मास्टर को। अब है अखिल भारतीय सेवा। अब अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता इन दोनों से थोड़ी अलग आएगी, फिर आप समझ जाओगे अखिल भारतीय सेवा क्या होती है। अखिल भारतीय सेवा होती है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस। क्या कहेंगे इसको? ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा। और इसका उदाहरण है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसकी भर्ती होती है सिविल सेवा परीक्षा द्वारा, जो संघ लोक सेवा का आयोजित करता है, हर साल होती है ना। कहते हैं ना आईएएस की तैयारी कर रहा हूं साहब मैं, आरएस की नहीं, मैं आईएएस की कर रहा हूं, तो वो आईएएस है ही, अखिल भारतीय सेवा कहलाती है आईएएस। तो अब यहाँ पे क्या है, इसकी विशेषताएं जानेंगे हम।
तो आईएएस की भर्ती कौन करती है? संघ लोक सेवा आयोग करता है। भाई आप जब आईएएस का एग्जाम देने जाओगे तो जो एडमिट कार्ड आएगा कौन जारी करेगा? फॉर्म किसके यहाँ पर हो गया? संघ लोक सेवा के यहाँ पर हो गया ना। अधिसूचना कौन जारी करता है? वैकेंसी कौन जारी करता है? संघ लोक सेवा आयोग। परीक्षा वो आयोजित करेगा, इंटरव्यू भी वही लेगा, मेरिट लिस्ट भी वही बनाएगा, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग है भारत सरकार के अधीन। तो इसका मतलब हुआ कि इनकी भर्ती कौन करती है? भारत सरकार, केंद्र सरकार। अच्छा, इनको ट्रेनिंग कौन देती है? अब आईएएस की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, है मसूरी में होती है ना आईएएस की ट्रेनिंग। तो मसूरी का जो संस्थान है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक संस्थान, वो किसके अंडर में है? भारत सरकार के अंडर में। समझिए, तो इनको ट्रेनिंग कौन देती है? भारत सरकार देती है। दूसरी बात, सेवा शर्तें, यानी सेवा शर्तें का मतलब ये है कि इनकी रिटायरमेंट की आयु क्या होगी, इनके प्रमोशन की क्या नियम होंगे, कितने साल में प्रमोशन होगा। कलेक्टर है तो जैसे कलेक्टर, इससे मान लो आईएएस जो होता है वो कलेक्टर भी बनता है, तो कलेक्टर बनने के बाद उसका प्रमोशन कब होगा? फिर वो क्या बनेगा? संभागीय आयुक्त बनेगा, सचिव बनेगा, संयुक्त सचिव बनेगा, उप सचिव बनेगा, डायरेक्टर बनेगा किसी विभाग में, क्या बनेगा? ये सारे नियम वही बनाती है। सैलरी क्या होगी इनकी, भत्ते क्या होंगे, बाहर टूर पे जाएंगे तो हवाई जहाज का टिकट मिलेगा कि ट्रेन का मिलेगा, बस का मिलेगा या कार का मिलेगा, ये सारे नियम। तो ये सेवा शर्तें कहलाती है। एक होता है स्थानांतरण। अब इसमें हमने लिखा दोनों, आईएएस का ट्रांसफर दोनों ही करते हैं। कैसे? मान लो आईएएस कलेक्टर के रूप में लगा हुआ है, तो कलेक्टर के रूप में तो वो राज्यों में अपनी सेवा देता है। जयपुर कलेक्टर है, अब जयपुर कलेक्टर की भर्ती किसने की? आईएएस है वो, उसका क्या नाम है सेवा का? आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो भर्ती किसने की? संघ लोक सेवा आयोग। ट्रेनिंग किसने दी? भारत सरकार ने, मसूरी में। अब लगातार का है जयपुर कलेक्टर। जयपुर कलेक्टर की जो पोस्ट है वो राजस्थान सरकार के अंडर में है। तो जब कलेक्टर है ना, मान लो जयपुर से उठा के इनको कोटा का कलेक्टर बनाना है, तो राज्य सरकार करेगी ट्रांसफर। ऐसा नहीं कि दिल्ली से ट्रांसफर होगा कि साहब हमने बनाया इनको तो हम ही करेंगे। जब वो कलेक्टर के रूप में कार्यरत है आईएएस, तो स्थानांतरण कौन करेगी? राज्य सरकार। जिस राज्य में पोस्टेड है, राजस्थान में पोस्टेड है वही कलेक्टर, तो एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर राजस्थान सरकार करेगी। मान लो महाराष्ट्र में पोस्टेड है, तो मुंबई से हटाकर उसको जिसे पुणे में लगाना है, तो वो वहां की महाराष्ट्र सरकार लगाएगी, ऐसा नहीं राजस्थान सरकार लगाएगी या केंद्र सरकार लगाएगी। तो ट्रांसफर कौन करती है? अगर कलेक्टर रहता है तो राज्य सरकार। लेकिन मान लो कलेक्टर से हटा के इसको बुला लेते हैं जयपुर कलेक्टर को दिल्ली, राज्य भारत सरकार, कि चलो आपको आज से पर्यावरण विभाग में सचिव के रूप में काम करना है, विदेश सचिव के रूप में काम करना है, या संयुक्त राष्ट्र संघ में वहां न्यूयॉर्क जाना है, भारत की प्रतिनिधि के रूप में वहां रहना 2 साल, या विश्व बैंक में भारत की तरफ से, क्योंकि भारत का भी अधिकारी होता, प्रतिनिधि होता विश्व बैंक में, तो आपको वहां विश्व बैंक में रहना है वाशिंगटन, तो वहां भेज देते हैं। समझिए, भारत सरकार के मान लो रेलवे में लगा दिया, समझिए भारत सरकार की कई जैसे वो भी हैं ऑल इंडिया वगैरह, ये जो है ना भारत सरकार के उद्यम, तो उनमें भी जैसे इनको बना देते हैं अधिकारी वहां। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो कलेक्टर को जैसे दिल्ली बुला लिया ना, तो वहां फिर यहां से बुलाना दिल्ली, ये जो ट्रांसफर हुआ ये कौन करेगी? केंद्र सरकार। वहां से लेटर बन के आता दिल्ली से जयपुर के, इनको जयपुर कलेक्टर को कल से हमारे यहाँ भेज दे दिल्ली, तो इनको भेजना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते, प्रतिनियुक्ति कहलाती है वो, डेपुटेशन कहते हैं उसको। तो वहां यहां से वहां चले गए, समझ गए? ये काम किसने किया? केंद्र सरकार ने। और वहां से भी क्या कि पहले तो जाते लगा दिया पर्यावरण विभाग में सचिव, बाद में इनको लगा दिया है कि चलो आपको पर्यावरण विभाग में सचिव नहीं रहना है और आपको जाना है अंडमान निकोबार में। वहां पे क्या करना है कि वहां के जो राज्यपाल है उसका सचिव लगा देते हैं, या ये मानो कि जैसे उनको न्यूयॉर्क भेज दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में कि यहाँ रहना आपको भारत के प्रतिनिधि के रूप में, या पर्यावरण विभाग से हटाकर वही दिल्ली में मान लो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में लगा दिया है। तो ऐसे जो ट्रांसफर करेंगी ना वही के वही, वो भी केंद्र सरकार ही करती है। और जयपुर से जो दिल्ली बुलाया वो ट्रांसफर भी केंद्र सरकार ने किया। लेकिन अगर ये कलेक्टर के रूप में है, कलेक्टर से कलेक्टर अलग जिला में ट्रांसफर करना है तो फिर राज्य सरकार करेगी, या कलेक्टर को हटा के कलेक्टर की पोस्ट से उसको बना दिया गृह सचिव राजस्थान का, तो भी राजस्थान सरकार करेगी। राजस्थान के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जो राजस्थान सरकार के अधीन कार्यालय है उनमें जो ट्रांसफर करेगी कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, राजस्थान सरकार करेगी।
समझ गए। लेकिन अगर उसको राजस्थान सरकार की कार्यालय से हटाकर केंद्र सरकार के कार्यालय में लगाना, किसी विभाग में लगाना है, तो केंद्र सरकार लगाएगी, फिर वो कलेक्टर नहीं रहेगा। यहाँ कलेक्टर रहेगा, इट मींस किसी राज्य के अधीन काम कर रहा है वो। कलेक्टर हमेशा किसी न किसी राज्य के अधीन होते हैं, राज्य सरकार के अधीन होते हैं, वहां की गवर्नमेंट। अच्छा, निलंबित करना है। अब इनके निलंबन में क्या नियम है? जैसे कलेक्टर को निलंबित करना है, कलेक्टर है साहब यहाँ का जयपुर का, इसने ऐसी कोई गलती कर दी तो सरकार निलंबित करना चाहती है, इसमें नियम ये है, निलंबित तो कर सकती है राज्य सरकार, लेकिन परमिशन लेनी पड़ती है वहां केंद्र से। वो परमिशन देते हैं तो ही निलंबित कर सकती है। एक बार तो पावर किसको हुआ? एक तरह से केंद्र सरकार को हो गया ज्यादा। और दूसरी बार बर्खास्त करना। पंकज चौधरी अभी एक आईपीएस थे, पहले साल भर पहले की बात है, नाम सुना होगा आपने। आईपीएस तो भारत में क्या है, आईपीएस भी अखिल भारतीय सेवा है, इंडियन पुलिस सर्विस। जैसे आईएएस अखिल भारतीय सेवा है ना, वैसे आईपीएस भी अखिल भारतीय सेवा होती है। आईएएस की परीक्षा के तहत इसकी भर्ती होती है। तो इसमें क्या होता है कि आईपीएस में भी उसको जैसे राज्यों के अधीन बनाते तो एसपी बना दिया, है ना। और केंद्र सरकार भी बुला लेती है इनको, तो केंद्र सरकार के विभागों में भी ये काम करते हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लगा दिया, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में लगा दिया है। या मान लो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में भारत की सेना जाती है, भारत का भी, भारत की फोर्स जाती है, तो उसमें इनको इंचार्ज बना दिया है। या ये हो सकता है कि मान लो मोदी जी के क्या बना दिया इनको, चीफ वो सिक्योरिटी ऑफिसर बना दिया मोदी जी का आईपीएस को। जो अजमेर के एसपी थे उनको यहां से हटाकर प्रधानमंत्री का क्या बना दिया, गार्ड बना दिया, उनका चीफ जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बना दिया, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है आईपीएस होता है, तो उसको बना दिया। ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं इनके, यानी जैसे आईएएस को, कलेक्टर को जयपुर से दिल्ली बुलाया जाता है, वैसे आईपीएस को यानी एसपी को भी बुला सकती है सरकार, वो कहीं भी लगा सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पंकज चौधरी का मैंने आपको उदाहरण दिया था, उसको जैसे बर्खास्त किया गया ना नौकरी से, बिल्कुल ही घर बिठाया गया, तो किसने किया काम? कार्मिक विभाग नई दिल्ली, भारत सरकार ने किया। अखबार में विज्ञप्ति आई थी, आपने देखा हो तो, लिखा था कार्मिक विभाग भारत सरकार, श्री पंकज चौधरी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, इनको आज तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है, सेवा से बर्खास्त किया जाता है। तो किसने किया? कार्मिक विभाग ने किया, भारत सरकार ने। समझे आप? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसमें लिखा होता है राष्ट्रपति की आज्ञा से। तो ऐसा होता है कि किया किसने बर्खास्त नौकरी से? केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने नहीं। जबकि वो एसपी तो यहाँ के थे, बाड़मेर के एसपी लगे हुए थे राजस्थान में। भाई एसपी तो कहाँ लगे हुए थे? बाड़मेर में, लेकिन बाड़मेर में तेरे बाद में दूसरी जगह रहे, ऐसे प्रोसेस में टाइम लग गया। तो वो राजस्थान में पोस्टेड थे आईपीएस, लेकिन सस्पेंड, बर्खास्त किसने किया? टर्मिनेट बोलते हैं इसको, टर्मिनेट करना, टर्मिनेशन, बर्खास्त की। तो किसने किया? केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने। तो ये अखिल भारतीय सेवा की विशेषता होती है कि मतलब बढ़ती वहां केंद्र सरकार कर रही है, ट्रेनिंग वो दे रहे हैं। अच्छा, वेतन के बारे में क्या बताया आपने? जब ये राज्य सरकार की यहाँ पोस्टेड होता है, यानी जैसे कोई कलेक्टर लगा हुआ आईएएस, तो उसको वेतन राजस्थान सरकार देगी, लेकिन इसको यहाँ से कलेक्टर से हटा के वहां लगा दिया। मान लो अमित शाह के पीए बना दिया, केंद्रीय गृह मंत्री ना अमित शाह, उनका पीए बना देते हैं अजमेर कलेक्टर को, आईएएस ही होता है उनका पीए। तो पीए बना दिया तो फिर क्या होगा कि सैलरी कहां से मिलेगी? उसको वहां से मिलेगी, कहां से? केंद्र सरकार से। तो वेतन में भी ये होता है। अब यहां ध्यान रखेंगे आप, अब इसमें वेतन में क्या है? दोनों बातें हैं। जैसे प्रतिनियुक्ति में ये भी नियम है कि वो संबंधित राज्य सरकार भी देती है, लेकिन इतना डीपली अपने को नहीं जाना है उसमें कि प्रतिनियुक्ति में वेतन किसके, उसमें अलग अलग रूल्स हैं, तो आपको डीपली नहीं जाना है। आप ये जाने कि ये सेवाएं केंद्र सरकार के अधीन भी देते हैं, राज्य सरकारों के अधीन भी देते हैं, जबकि इनकी भर्ती और ट्रेनिंग वगैरह सारा केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो ये अखिल भारतीय सेवा की विशेषता होती है। ये केंद्रीय सेवा यानी केवल केंद्र सरकार के ऑफिसों में, ये राज्य सेवा केवल राज्य सरकार के ऑफिसों में। तो ये अखिल भारतीय सेवा अभी भारत में कितनी है? इस वक्त केवल 3 ही है। कितनी है? 3। अखिल भारतीय सेवा कितनी भारत में? सिर्फ और सिर्फ 3। ध्यान रखेंगे इसको कि आज की तारीख में भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? एक तो है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हिंदी में कहेंगे इसको भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये याद रखना आपको, वैसे भी पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज का है ये। भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी सर्विस है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरी है आईएफएस, भारत इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हिंदी में कहेंगे इसको भारतीय वन सेवा। इसकी भर्ती भी संघ लोक सेवा आयोग भी करता है, अलग से परीक्षा होती है भारतीय वन सेवा की। इन दोनों की एक साथ परीक्षा होती है। आईएएस और आईपीएस की परीक्षा तो एक साथ होती है, सिविल सेवा परीक्षा जिसको कहते हैं। उसमें ये भी होती है सेवाएं, और भी होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस भी होती है, और जैसे अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस ये भी होती है। केंद्रीय करीब 23-24 प्रकार की केंद्रीय सेवाएं होती है उसमें, रेलवे वगैरह, सीएजी की ये सारी सेवाएं होती है। तो ये अभी की तारीख में भारत में अखिल भारतीय सेवाएं 3 ही है, यानी केवल 3 ही सेवाएं ऐसी है जिनकी विशेषताएं ये होती है कि भर्ती कौन कर रहा है, ट्रेनिंग कौन कर रहा है, काम किसके अधीन कर रहे हैं, ट्रांसफर कौन कर रहा है, सस्पेंड कौन कर रहा है, बर्खास्त कौन कर रहा है, वेतन कौन दे रहा है। ये जो अलग अलग है ना नियम, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के बीच में रहते हैं ये। यानी इनकी विशेषताएं क्या है अखिल भारतीय सेवाओं की, कि ये केंद्र सरकार के अधीन भी सेवा देते हैं और राज्य सरकारों के अधीन भी सेवा देते हैं। भर्ती इनकी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ट्रेनिंग वहां दी जाती है, और इनको सेवाएं दोनों जगह देनी होती है। समझ गए? ये इनकी मेन विशेषता होती है। अब आईएएस के रूप में तो अपन देखते हैं कलेक्टर होता है जिले में, आईपीएस के रूप में एसपी होता है जिला में, जिला पुलिस अधीक्षक, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जो होता है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के रूप में जैसे जिला डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, या रणथंभौर बाघ परियोजना जिसे, तो इसका मुख्य वो जो वन संरक्षक है, इसका जो इंचार्ज है वो वन अधिकारी की होता है, वो होते हैं भारतीय वन सेवा के अधिकारी। तो ये 3 सेवाएं ऐसी है जो अखिल भारतीय सेवाएं मानी जाती है। अब मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ राज्यसभा का इससे क्या लिंक है। लिंक है इसका बहुत बड़ा, कि अनुच्छेद 312 ये कहता है, मान लो ये 3 सेवाएं तो हैं भी अपने पास, अब किसी और एक और अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है, कि मान लो सरकार कहे कि यार ये जो उपखंड अधिकारी की सेवा है इसको अखिल भारतीय सेवा बना देते हैं, यानी एसडीओ जयपुर में भी काम करेगा, बाड़मेर में भी काम करेगा, और चाहे तो केंद्र सरकार दिल्ली में बुला सकती है इसको, और कहीं भी भेज सकती है, विदेश में भेज सकती है। जैसे आईएएस की स्थिति है ना, वैसे ही एसडीओ की कर देगी, ये भी अखिल भारतीय सेवा बना देते हैं इसको, समझे? या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सरकार बना दे, जिसे भी जिला जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या होते हैं कि उस स्टेट में रहते हैं, ऐसा नहीं कि भाई राजस्थान का मान लो गंगानगर का जो जिला न्यायाधीश है उसका ट्रांसफर भोपाल के जिला न्यायाधीश पे कर दिया, या मुंबई के जिला न्यायाधीश पे कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाते, केवल हाई कोर्ट के जजेस ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होते हैं। अब मान लो राज्यसभा ये कहते हैं कि ऐसा करते हैं, जिला न्यायिक सेवा का गठन करते हैं। न्यायिक सेवा का मतलब क्या हो, उसको क्या करते हैं, जिला न्यायिक सेवा एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाते हैं। तो ये जो जिला न्यायिक सेवा होगी ना, वो एक तरह से क्या होगी कि फिर जिला स्तर का जो जज होता है, जो न्यायाधीश होगा, उसका ट्रांसफर यहाँ से कहीं भी किया जा सकता है। इवन मतलब जैसे अजमेर में लगा हुआ है तो उसको केंद्र सरकार बुला सकती है कि आपको है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भेजा जाता है, चलो, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आपको भेजा जाता है। तो इस तरह, या उनकी भर्ती फिर जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की भर्ती कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, उनको ट्रेनिंग भी कोई देगी। अभी कौन करती है, अभी राज्य सरकार के मतलब या राज्यों की जो सरकार है, राजस्थान लोक सेवा करता है, जैसे इसकी करता है ना भर्ती, फिर वो प्रमोट करके जिला न्यायाधीश बनते हैं। अभी केंद्र सरकार का इनसे कोई लेना देना नहीं जिला स्तर के न्यायाधीशों से, उसका केवल हाई कोर्ट के जजेस से होता है।
तो अखिल भारतीय सेवा मान लो एक जिला न्यायिक सेवा गठित करे या और कोई सेवा गठित करे तो उसका पावर देता है ये अनुच्छेद 312 किसको? राज्यसभा को। यानी राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करती है कि संसद भाई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करेगी? संसद बनाएगी। तो वो प्रस्ताव वहां पारित होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित होना चाहिए, पारित हो गया। लेकिन ये जो काम हम बनाने का ये ऐसे नहीं मिल जाएगा उसको, उस काम को करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो कौन देती है? राज्यसभा। इसलिए राज्यसभा एक अलग से प्रस्ताव पारित करती है कि आज हम संसद को एक पावर दे रहे हैं कि वो इस 34 नंबर की अखिल भारतीय सेवा का गठन करे, जिला न्यायिक सेवा का गठन करे, समझे? या किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करे तो संसद फिर अपने अनुसार देख लेगी कि चलो ये अखिल भारतीय नई अखिल भारतीय सेवा बना देते हैं, समझे आप? तो गठन तो कौन करेगी? नई अखिल भारतीय सेवा का संसद। लेकिन गठन करने का पावर कौन देती है? संसद को राज्यसभा देती है। अगर राज्यसभा ने पावर नहीं दिया ना उसको तो फिर वो गठन नहीं कर पाएगी, चाहे सारे सांसद संसद के 790 सांसद हैं, कितने रह गए? 788 रह गए, एंग्लो इंडियन नहीं रहे तो 788 सांसद ये सोच लेंगे नहीं हमें तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है। लेकिन अगर राज्यसभा ने हरी झंडी नहीं दी तो फिर वो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन नहीं हो सकता। अब आप आपको बताते हैं कि ये जो पावर देती है ना राज्यसभा, चलो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने क्या कहा आपसे कि नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है, गठन करने का पावर किसके पास होता है? संसद के पास। गठन तो कोई करेगी जिसमें राज्यसभा भी सम्मिलित है, संसद का अंग होती है ना राज्यसभा भी, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो गठन तो ये तीनों मिलकर करेंगे। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन, अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करेगी? संसद। संसद करती है ना? लेकिन गठन करने की जो शक्ति है वो कौन देगी? संसद को शक्ति कौन प्रदान करेगी? राज्यसभा। उसमें केवल अकेली राज्यसभा का रोल होता है। किसका रोल होता है? राज्यसभा का। गठन तो संसद करेगी फिर कानून बना के, वहां से प्रस्ताव पारित होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, है ना? फिर राज्यसभा का वापस रोल है उसको। लेकिन ये पावर कौन दे रही है? राज्यसभा देगी संसद को। और ये पावर देने का के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है राज्यसभा में। उस प्रस्ताव में क्या नियम है? ये जो है गठन संसद करती है। अच्छा, इसका जो गठन करने का प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव या संकल्प उपस्थित सदस्यों का कम से कम 2/3 मतदान करने वालों कम से कम 2/3 बहुमत। अब ये जो प्रस्ताव होगा ना भाई, संसद को पावर दे रही है कौन? राज्यसभा। तो राज्यसभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, एक संकल्प प्रस्तावित किया जाता है, विधेयक टाइप होता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें लिखा रहता है कि भाई हम इस संसद को नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का पावर देते हैं। तो ऐसा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा ना उसको पारित कराना, जैसे तो उसमें कितना बहुमत चाहिए? तो नियम क्या है? 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए जब वोटिंग होगी ना उसमें। भाई जैसे जिस दिन मान लो 28 फरवरी, इसको मान लो 10 मार्च को उस पर चर्चा हो रही है राज्यसभा में कि नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित करके संसद को पावर दिया जाना है। तो उस पर सुबह 11 बजे संसद राज्यसभा की बैठक शुरू हुई, शाम को चली 3-4 बजे तक। तो बहस हुई सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे तक बहस हुई ना। तो बहस हुई, तो बहस ये जो होती है बहस की, वो कहलाती है
उस दौरान जो सदस्य होते हैं ना, वहां बहस के दौरान जो उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं उपस्थित सदस्य। 11 से लेकर 4 बजे तक बहसबाजी जो हुई ना आपस में, कोई कह रहा है कि नहीं जरूरत नहीं है गठित करने की, क्या जरूरत है, पहले 3 है बहुत है, या कोई कहता है कि नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है, शासन व्यवस्था में सुधार आएगा, जरूरत है इसकी, ऐसे बहसबाजी हो रही है, कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है सांसद। तो इतने भाई 245 आदमी होते हैं तो लग ही जाता है टाइम, तो अलग अलग सांसदों के अलग अलग विचार होते हैं। तो जो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक उस बहस में उपस्थित है ना सांसद, उन सांसदों को कहा जाता है उपस्थित सदस्य। अब शाम को वोटिंग हुई 4 बजे बाद, तो वोटिंग में जितने आदमियों ने या जितने सांसदों ने भाग लिया उनको कहते हैं मतदान करने वाले सदस्य या मतदान में भाग लेने वाले सदस्य। अब नियम क्या है कि जो उपस्थित सदस्य है ना, जब वो वोटिंग होगी शाम को, वोटिंग होने के बाद कम से कम कितने मत उसके पक्ष में पड़ने चाहिए या कितने वोट उसको मिलने चाहिए पक्ष में, तब वो पारित समझा जाएगा। तो नियम क्या है कि जो उपस्थित सदस्य है उनका 2/3 होना चाहिए कम से कम। अब मान लो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 245 है ना, कुल 245। अब ये मानो अगर उपस्थित थे उस दिन कितने, 240, 4 सांसद एब्सेंट थे, हैं मनोनीत थे 1-2, जैसे मेरी कौम में खेलने गई हुई थी, मुक्केबाजी करने गई हुई, आई नहीं, ऐसे और भी थे 4 जने, तो वो भी नहीं आए। 240 उपस्थित थे सुबह 11 बजे से 4 बजे तक। अब मतदान में भाग लिया, शाम को जो वोटिंग हुई ना, तो मतदान में भाग लिया 201 आदमी, तो फिर 39 कहां गए, 39 लोग क्या आगे वो वोटिंग के समय उठकर चले गए, या वहां बैठे तो थे लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लिया, उन्होंने कहा यार हम वोटिंग नहीं करेंगे, हमारी तरफ से आप गठित करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, या उठ के चले गए कि हम तो वोट नहीं करेंगे, नहीं देते सांसद, कई बार उठ के चली जाती है, पूरी की पूरी पार्टी उठ के चली जाती है, तो 39 सदस्य उठ के चले गए। अब नियम क्या है कि भाई जो उपस्थित है ना उनका 2/3 बहुमत मिलना चाहिए उस प्रस्ताव को कम से कम। तो उपस्थित कितने थे, 240 का 2/3 कितना होगा, 160 है ना। और मतदान में 201 आदमी ने भाग लिया, इसका भी 2/3 पूरा करना है, तो कितने हो गए, 134, ये होगा 67 आएगा, 134 कम से कम है। यानी उस प्रस्ताव पे जैसे वोटिंग हुई शाम को 4 बजे, तो वोटिंग का जो रिजल्ट आएगा ना, तो पारित वो जब समझा जाएगा, कब समझा जाएगा पारित, कि उसके पक्ष में कम से कम 160 सांसदों ने वोटिंग की हो, यानी उसको 160 मत मिले हो, 160 लोगों ने उसके पक्ष में मतदान किया हो, उसके पक्ष में वोट डाले हो। वोट कितने लोगों ने डाला, 201 ने डाला ना, तो ये 201 में से 160 आदमी उसके पक्ष में वोट डालने चाहिए, तब ये पारित समझा जाएगा। समझे, मान लो 160 ने नहीं डाला, 150 ने डाला, तो पारित नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये शर्त तो पूरी हो रही है 134 वाली तो, लेकिन ये 160 वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है। उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, कौन सी, को उपस्थित जो सदस्य थे सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे तक, उनमें उनका कम से कम, यानी वो जितने थे ना उनका 2/3 सदस्य उसके पक्ष में मतदान करे। हालांकि मतदान में तो सारे लोगों ने भाग नहीं लिया, लेकिन जिन लोगों ने भाग लिया उनके कम से कम इतने वोट तो उसके पक्ष में होने चाहिए। और जो मतदान के समय उपस्थित थे वोटर जो थे, उन वोटर्स का भी कम से कम 2/3 मिलना चाहिए उसके पक्ष में, तो वो 134 ही होता है। तो 150 अगर उसके पक्ष में पड़े ना, 201 आदमी ने वोट डाला, 150 ने पक्ष में डाला, 60 आदमी ने उसके खिलाफ डाल दिया, तो अब वो पारित समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा, वो पारित नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये शर्त तो पूरी हो रही है नीचे वाली, तो ऊपर वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है। समझ गए, तो ये इसमें नियम है कि अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का पावर तो संसद के पास है, लेकिन ये पावर कौन देती है, राज्यसभा देती है संसद को। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, राज्यसभा के द्वारा। और राज्यसभा ये पावर जो देगी ना, उसके लिए वहां एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, और वो प्रस्ताव उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यहाँ कुल सदस्यों के बहुमत का कोई प्रावधान नहीं है, याद रखना, केवल उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का यह है, वो कितना, 2/3 बहुमत। उस 249 जो अनुच्छेद हमने पढ़ा था पहले, उसमें भी ये नियम और इसमें भी ये नियम।
समझिए। अब यहाँ मतदान में भाग लेने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से इसको समझाया है, तो आप जानते हैं कि ये क्यों ऐसा प्रावधान रखा गया। कई बार क्या होता है कि ये तो 201 थे, है ना, अब यहां मामला क्या फंसता है कि मान लो ये तो 201 मतदान के समय कम हो गए, कई बार बढ़ भी जाते हैं। हो सकता है कि मतदान के समय ये जो 5 आदमी एब्सेंट थे ना, टोटल संख्या कितनी 245 है राज्यसभा की, तो मतदान मतलब उपस्थित जो थे यानी बहस के समय जो लोग मौजूद थे वो तो 240 ही थे, लेकिन शाम को जो वोटिंग हुई तो 3 व्यक्ति और मतलब क्या हुआ, ये जो थे ना, ये मान लो कि 42 व्यक्ति और आ गए, और यहां पे जो संख्या थी ना वो बदल गई। यहां क्या हो रहा उल्टा मामला कि 240 ही थे उपस्थित तो, लेकिन वोटिंग के समय 242 आ गए। ये जो 41 सांसद और आ गए शाम को, मतलब कितने आ गए, मतदान के समय 242 थे, यानी 40 ही थे बहस में तो, और 2 सांसद और आ गए जो बहस में तो थे नहीं, बहस में तो नहीं थे, लेकिन वोटिंग के समय आ गए। और ये जो आदमी वोट नहीं डाल रहे थे ना 39, इन्होंने भी वोट डाल दिया। क्या समझे आप, इन्होंने जो 39 आदमी पहले क्या बताया था हमने कि भाई वोट नहीं डाला, लेकिन उन्होंने वोट डाल दिया, और उल्टे 2 आदमी और आ गए जो सुबह तो नहीं थे लेकिन वोटिंग के समय आ गए। तो मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ गई उपस्थित सदस्यों से, 240 ही थे, 242 हो गए। तो अब इसका तो होती है निकाला जाएगा यहाँ, तो फिर इसमें क्या होगा, कितना होगा, ये मानो आपकी यहाँ ऐसा करते हैं, इसको 243 करते हैं, है ना, 243 मान लो कि 43 हो गए मतदान के टोटल, और किसी ने बॉयकॉट नहीं किया, मतलब मतदान का बहिष्कार नहीं किया, सबने भाग लिया। 243 का मतलब हो गया, है ना, इंटू 2, तो 2 162, यानी फिर क्या है कि कम से कम 162, ये जो 150 है ना, इसके बजाय कितने चाहिए, 162 मत इसके पक्ष में बढ़ने चाहिए। टोटल वोटर कितने हैं, वोट डालने वाले हैं 243 लोग, उनमें से कम 162 व्यक्ति उसके पक्ष में मतदान करेंगे, तो ही वो पारित समझा जाएगा। क्योंकि अब क्या नियम हो गया कि भाई उपस्थित मतदान भाग लेने वालों का 162 होना चाहिए। ये शर्त तब पूरी होगी जब 162 होंगे कम से कम उसके पक्ष में, समझ गए, नीचे वाली, पहले नीचे वाली 134 ही थी, तो ऐसा नहीं कि भाई 160 आ गया या 161 आ गया, 161 में भी पक्ष में मतदान किया फिर भी ये पारित नहीं माना जाएगा, क्योंकि नीचे ऊपर वाली शर्त तो पूरी हो रही है 161 में, लेकिन नीचे वाली शर्त पूरी नहीं हो रही, समझे, नीचे वाली पूरी नहीं हो रही ना, इसलिए अब 162 इसको पूरी करने के लिए 162 सदस्यों के मत इसके पक्ष में पड़ने चाहिए, ये नियम है इसमें। तो ये अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है।